वेलकम टू द क्रैश कोर्स वीक नंबर 2 लेक्चर नंबर 3। आज हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को भी डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा वाइट बोर्ड, और वाइट बोर्ड आ गया हमारे पास। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हमने लेना है मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, और इसको जो है वो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों तरह से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या है। अब फर्स्ट करें कि ये हमारी अर्थ है। ओके, सो दिस इज आवर अर्थ और हमारे पास एक बॉल है। ओके, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बॉल और ये बॉल जो है ये फ्रीली फॉल कर रही है। अब यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फ्रीली फॉल। व्हाट इज़ मीनिंग बाय फ्रीली फॉल? फ्री फॉल कहते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ गिर रहा है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि फ्री फॉल कहते हैं कि अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंगल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये एक ऐसा स्पेशल केस है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिसको हम हाइपोथेटिकली कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे कोई भी एयर रेसिस्टेंस जो है वो मौजूद नहीं है। ओके, सो नाउ अब ये जो बॉल है हमारे पास, ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। क्या कर रही है? डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, फ्रीली फॉल, मतलब कि इस पर सिंगल फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो नीचे आते हुए जो इसका एक्सेलरेशन होगा, इसका जो एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो एक एस को मैं नीचे ले आया हूँ। ओके, सो नाउ ये क्या चीज़ बन गई है? अगर आप इस पूरी ऊपर वाली टर्म को देखें तो ये ऊपर वाली टर्म आपको नजर आ रही है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो टर्म है दैट इज टाइम। ओके, तो जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हर गुजरते सेकंड में, आई रिपीट, हर गुजरते सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आता है वो 9.8 आता है। यानी पहले सेकंड 0 से स्टार्ट हुआ तो पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी होगी 9.8, देन 9.8, अगले सेकंड में 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4। हर गुजरते सेकंड के साथ साथ उसकी जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज आ रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकंड का है। और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इससे एक और क्वेश्चन निकल आता है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से कि हमारे पास ये कोई स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट ने एक बॉल को थ्रो किया जो यहाँ से ऐसे नीचे आई है, मतलब यहाँ से ये इस बॉल की जो थी वो मोशन थी, ये इस बॉल की। ओके, सो नाउ आप मुझे बता सकते हैं कि
इस पॉइंट पे g की वैल्यू क्या थी या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? ओके तो बच्चे मोस्टली कहते हैं कि टॉप पे जाके एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। नो, एक्चुअली क्या होता है कि टॉप पे वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक पॉइंट पर सेम रहता है थ्रू आउट द जर्नी, जब तक बॉडी जो है वो एयर में है, यानी कि कांटेक्ट में नहीं है अर्थ के साथ, फ्रीली फॉल कर रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे जी ही रहता है, टॉप पे भी, बॉटम पे भी, स्टार्ट पे भी, और जहाँ पे एंड होने से पहले भी, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट पे यानी कि टॉप पे आके क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। ओके, दूसरी बात आपने ये समझनी है कि अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, जिसे हम एयर फ्रिक्शन कहते हैं, तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से एक फीदर है और एक आयरन बॉल है, अगर हम उन्हें ड्रॉप करेंगे तो दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएंगे। फाइन, इसका मतलब है कि एयर फ्रिक्शन नहीं होगी तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ फ्रीली फॉल करेंगे। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद होगी तो डेफिनेटली जिसका एरिया ज़्यादा होगा, और जो लाइट होगा वो ज़रा टाइम लेगा, और जो हैवियर होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो फ्रिक्शन होना और फ्रिक्शन ना होना ये दो अलग अलग केस बनते हैं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से फॉल करेंगे, और अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद है तो उनका एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ से भी कुछ MCQs बन सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइड सा इंट्रोडक्शन था मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम चलते हैं आगे। ओके, आगे हमने अब डिस्कस करना है सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या होता है। लेट्स से कि ये एक्सिस जो है हमारा, दिस इज आर वाई एक्सिस एंड दिस इज आर एक्स एक्सिस। ओके, तो हम लिख लेते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूँ तो इस एक्सिस पे जो हमारा वेरिएबल होगा दैट इज डिस्टेंस, और इस एक्सिस पे जो होगा वो क्या होगा? जस्ट अ मिनट। ओके, तो इस एक्सिस पे जो होगा हमारा वो क्या होगा? वो टाइम होगा। ओके, एंड दिस वन इज आवर ओरिजिन। ओके, तो इन्हें कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है, यानी ये डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट है और ये यानी एक्स वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट टाइम है। ओके, सो नाउ एक और बात भी लिख लें कि डिस्टेंस को डी या एस से डिनोट किया जाता है, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके, तो लेट्स से कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कुछ इस तरह से। ये एक ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो हमने अब क्या करना है कि हमने इस ग्राफ की स्लोप निकालनी है। तो हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर, और उसको जो है वो हम क्या करेंगे? एक्सिस के साथ मिलाएंगे, ऐसे ऐसे। तो ये मैंने वाई एक्सिस के साथ मिला दी और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ मैंने क्या कर रहा हूँ? कंबाइन कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ ये जो आपके पास टाइम है इसे मैं कहता हूँ इनिशियल टाइम। सॉरी, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर लूँ ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो ये जो है, जस्ट अ मिनट, यस, तो ये जो हमारे पास टाइम है दैट इज टी आई एंड दिस वन इज टी एफ। इसी तरह से ये डी, जस्ट अ मिनट, ओके, इसी तरह से हमारे पास ये डी इनिशियल है और ये डी फाइनल है। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करूँगा। तो स्लोप जो है उससे ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ठीक है। आप उसे
ग्रेडियंट भी कह सकते हैं या फिर ग्रेडियंट भी कहते हैं और स्लोप भी कहा जाता है. सो दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू डेल वाई, यानी चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट. तो अगर आप यहाँ देखें चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ लिखूँ सो डी एफ माइनस डी आई इज़ अ चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट. इसी तरह से टी एफ माइनस टी आई जो है वो क्या होगा मेरे पास, वो मेरे पास just a minute. ओके. इसी तरह से मेरे पास जो वाई एक्स कोऑर्डिनेट होगा, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट टी एफ माइनस टी आई. तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ. सो डी एफ माइनस डी आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई. तो अगर आपको याद हो कि ये चेंज इन डिस्टेंस एंड स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज एक्चुअली इक्वल्स टू स्पीड. डिस्टेंस ओवर टाइम actually gives the value of speed. फाइन. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसकी स्लोप क्या होती है, उसका ग्रेडियंट क्या होता है, तो उसका ग्रेडियंट जो है उसका आंसर होता है स्पीड. फाइन. यहाँ तक क्लियर हो गया. ओके. तो ये हमने डिस्कस कर लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब हम इसकी कुछ और मज़ीद जो है वो टाइप्स डिस्कस कर सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, लेट्स से कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है सो ये हमारे पास एक, अब मैं ज़रा इसको स्पीडली जो है वो करूँगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब मैं आपके साथ कुछ ग्राफ डिस्कस करना चाहता हूँ. अगर आपके पास ग्राफ जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है बॉडी एट रेस्ट. बॉडी एट रेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो बॉडी की क्या है, ज़ीरो. इसी तरह से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आपको बताती है यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं या कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. ओके. इसी तरह से आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से हो सकता है, ऐसे. तो ये जो लाइन आपको बता रही है, ये वाली, ये आपको बता रही है इंक्रीजिंग स्पीड. क्या बता रही है आपको? इंक्रीजिंग स्पीड. ओके. इसी तरह से ये लाइन जो है, ये वाली लाइन आपको बता रही है, ये लाइन आपको बता रही है डिक्रीजिंग स्पीड. डिक्रीजिंग स्पीड. ओके. तो इस तरह से आपसे ये चार ग्राफ मैंने बना दिए, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, कांस्टेंट स्पीड एंड जीरो स्पीड. तो इस तरह से आप इनको अलहदा भी बना सकते हैं. फाइन. ओके. आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. आगे हम चलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ. ओके. सो नेक्स्ट है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ. अब मैं इसको क्विकली जो है वो आपको करके दिखा दूंगा कि ये किस तरह से बनता है. ओके. तो अब हमारे एक्सिस के ऊपर जो है यहाँ पे स्पीड आ जाएगी और यहाँ पे टाइम एंड दैट इज ज़ीरो. ओके. तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मैं ग्राफ इस तरह से बनाऊं हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास इस तरह की लाइन आए तो वो हमें क्या बताती है. उससे पहले मैं इसकी स्लोप लिख देता हूँ यहाँ पे कि इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, v/t एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. सो दिस ग्राफ एक्चुअली गिव्स यू द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये ग्राफ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है हमारी, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है. तो इस केस के लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो. ठीक है. अगर यही लाइन जो है वो स्ट्रेट बना दी जाए ऐसे, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके. इसी तरह से अगर मैं इस लाइन को इस तरह से बनाऊं
तो ये मेरे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर मैं लाइन को इस तरह से बनाऊं तो ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे इसके स्पीड टाइम ग्राफ के, क्या होता है। और दूसरा कि इसके जो अंडर एरिया होता है, लेट्स से एरिया अंडर द ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ जो है, अगर ये आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ये देखें स्पीड टाइम, ओके, और हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से है, तो इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा, ये वाला सारे का सारा एरिया जो है, ये सारे का सारा एरिया जो है, ये हमें किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा वैल्यू डिस्टेंस की। तो आपने याद रखना है कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ हमें किस चीज़ की वैल्यू देता है, डिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो ये हमने थोड़ा सा जो है वो देख लिया है, और मज़ीद जो है वो हम इसको अब वर्कशीट में जो है वो देखते हैं। ओके, तो आई होप सो कि यहाँ तक क्लैरिटी आपको आ गई होगी कि ये स्पीड टाइम ग्राफ क्या होते हैं, एरिया इसके अंडर क्या होता है, और ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किसकी वैल्यू देता है। इसी तरह से आपके पास जो है वो ये टाइप इंट्रोडक्शन का ग्रेडियंट और स्लोप क्या होती है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ हैवी स्टोन एंड अ स्मॉल बॉल। देखें हमारे पास एक हैवी स्टोन है, एक हैवी स्टोन है, और एक हमारे पास स्मॉल बॉल है। अगर ये दोनों जो हैं वो फॉल कर रहे हैं सेम हाइट से, और एयर रेसिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा। तो आपको इस बात का पता है, मैंने शुरू में बताया कि अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं है तो चाहे कोई जितनी भी चीज़ हैवी और जितनी भी लाइट है, दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ क्या करेंगे, फॉल डाउन करेंगे। तो इसका मतलब है कि बोथ विल रीच एट द सेम टाइम। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास सी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, आपको पता है। अच्छा, 10 भी होती है और 9.80 भी होती है, लेकिन अब अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे पास 9.80 भी आ गया और 10 भी आ गया है, तो आपने हमेशा करेक्ट वाली, मतलब जो ज़्यादा एक्यूरेट है, दैट इज़ 9.0। तो ये ज़्यादा प्रीसाइज भी और ज़्यादा एक्यूरेट भी एज़ कम्पेयर टू 10। तो इसका आंसर आप इस तरह लिखेंगे। और एक और बात कि आप इस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस तरह से फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट है, उसमें आपने ये देखना है कि जो 1 मीटर होता है, आई थिंक सो 3.2 फीट के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी मदद से इसकी कन्वर्जन जो है वो क्या कर सकते हैं। तो ये अगर फीट में करेंगे, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो 32.2 फीट पर मीटर पर सेकंड, सॉरी, ओके, तो क्या आएगा, फीट पर सेकंड स्क्वायर। सिंपली मैंने क्या करना है, 3.2 को मल्टीप्लाई करना 9.8 के साथ। ओके, तो सही ऑप्शन है 9.80। ओके, आगे मूव करते हैं। इधर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और उसमें जो लाइन आ रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब लाइन जो है वो कुछ इस तरह से आ रही है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये बताना है कि बॉडी किस स्टेट में है। तो बॉडी मूव कर रही है, नो, देखिए ना, डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस आपका बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट है। टाइम गुजरता जा रहा है, डिस्टेंस ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो बॉडी है हमारी, दैट इज़ एट रेस्ट। तो ऐसा ग्राफ हमें रेस्ट के बारे में बताता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने आपको भी बताया था कि जो स्लोप होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट इज इक्वल्स टू स्पीड। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है, स्पीड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड्स, यस, तो अगर आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और उसकी जो स्लोप है वो अपवर्ड है और लीनियर है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर इस तरह से लीनियर स्लोप आती है तो वो बेसिकली कांस्टेंट स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज बी, कांस्टेंट स्पीड। आगे मूव करते हैं। ओके, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट कर्व्स अपवर्ड बिकम स्टीपर। ओके, सो
ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ओके, और वो क्या कह रहा है, अपवर्ड, तो ये कुछ इस तरह से बढ़ रही है। तो अपवर्ड और बिकम स्टीपर, तो ये जिस तरह बढ़ती जा रही है स्टीप होती जा रही है ज़्यादा। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह का जो हमारे पास कर्व आती है तो वो क्या होती है। तो अगर आपको याद होगा तो वो इंक्रीजिंग स्पीड की होती है, ये इंक्रीजिंग स्पीड की होती है, एंड दिस वन इज फॉर डिक्रीजिंग स्पीड एंड दिस वन इज फॉर कांस्टेंट स्पीड एंड दिस वन इज फॉर जीरो स्पीड। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स, यस मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसमें जो हमारे पास एरिया आता है, जो उसमें एरिया आता है, लेट्स से दिस वन, तो ये जो एरिया आता है ये हमें डिस्टेंस की वैल्यू देता है। और अगर ऐसा एरिया आएगा तो वो एरिया जो है दैट विल बी इक्वल्स टू, ये लाइन टी है, मतलब ये वाली लेंथ टाइम बता रही है, ये वेलोसिटी बता रही है, स्पीड बता रही है। तो आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, तो v इनटू टी। सो दिस एरिया इज एक्चुअली डिस्टेंस, s इज इक्वल टू v इनटू टी। सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस, s इक्वल्स v इनटू टी, v इज द एवरेज स्पीड। ओके, इसी तरह से अगर आप देखें कि मैं आपको एक और स्पीड टाइम ग्राफ है, लेकिन हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। तो अगर इसका हम एरिया निकालेंगे देन इसका जो एरिया होगा दैट विल बी 1/2 लेंथ इनटू विड्थ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करें, लेंथ क्या है हमारे पास, अगर टी कह लें, वी कह लें, तो ये इसका जवाब जो आएगा s इज इक्वल टू 1/2 v इंटू टी। ठीक है, ओके। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आई थिंक सो हमने पिछला मार्क नहीं किया। ओके, तो इन स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, आगे चलते हैं। टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर स्पीड टाइम ग्राफ, मैंने आपको भी बताया कि अगर हमारे पास इस तरह से रेक्टेंगुलर आ जाए तो इसका एरिया कैसे होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो फिर आपके पास ये सारा एरिया आ जाता है। तो सही क्या ऑप्शन होगा, मैंने आपको निकाल के भी दिखाया है कि s इज इक्वल टू वी टी फॉर रेक्टेंगुलर शेप्स। ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में निकाला है। Why does piece of paper fall slower than a coin? जी, अब हम एक पीस ऑफ पेपर को ड्रॉप कर रहे हैं और एक कॉइन को ड्रॉप कर रहे हैं। अब क्यों जो है वो पीस ऑफ पेपर जरा स्लोली नीचे आ रहा है, कॉइन जल्दी नीचे चला गया, उसका रीजन ये एयर रेसिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। तो एयर रेसिस्टेंस अफेक्ट्स द पेपर मोर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है, उसका वेट भी बहुत ज्यादा कम होता है। ओके, नेक्स्ट है जी, आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड, यस, ये हमारी अर्थ है। तो अगर किसी भी डायरेक्शन से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द सेंटर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। इसका सही ऑप्शन जो है सी है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये मैंने आपको पहले भी रिपीट करवाया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपको क्या बताती है, वो आपको ये जीरो स्पीड या फिर बॉडी एट रेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा आपको बॉडी एट रेस्ट या स्पीड इज इक्वल टू जीरो के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डिफाइन फ्री फॉल मोशन। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो फ्री फॉल मोशन है दैट इज अंडर द एक्शन ऑफ अ सिंगल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की जो सिंगल फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, अगर एक फोर्स बॉडी पे लग रही है और वो टूवर्ड्स द अर्थ मूव कर रही है तो उस मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो हम उसको फ्री फॉल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ओनली फोर्स, ग्रेविटी ही ओनली फोर्स होगी जो कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप सो आपने देख लिया होगा। ये सारा जो मटेरियल है ये आपको
वर्कशीट्स की फॉर्म में गूगल ड्राइव पे हम जो है वो अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आपको सारे आंसर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व दैट गेट्स स्टीपर ओवर टाइम। जी, आपको मैंने बताया था कि अगर कर्व आहिस्ता आहिस्ता स्टीप होती जा रही है तो इसका मतलब है डिस्टेंस टाइम की जो स्लोप है वो स्पीड है, तो स्पीड हमारी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसका सही ऑप्शन जो है वो सॉरी ओके, द कर्व गेट्स स्टीपर, द ग्रेडियंट इंक्रीजिंग, ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ हाउ डू यू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आप उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो एरिया आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फाइन, तो ये हमारा इसका आंसर है। ओके, तो ये था। अगर तो आपके पास जो है वो रेक्टेंगल है, ये देखें ना, अगर आपके पास रेक्टेंगल है तो उसके लिए बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ, और अगर आपके पास ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात की है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की है, और इसके साथ साथ हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के बारे में बात की है। तो आई होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आप सारे पॉसिबल जो हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं, और ये बताएं कि किस तरह से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 केसेस आपने पढ़े हैं, फॉर ट्राइंगल एंड फॉर रेक्टेंगल। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से आ सकता है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, उसको शॉर्ट में पूछा जाता है मोस्टली। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। सो दिस इज ज़ैनुल आबिदीन signing off.